हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे वन वे स्लैब की डिजाइनिंग स्टेप बाय द लिमिट स्टेट मेथड कि लिमिट स्टेट मेथड की सहायता से वन वे स्लैब की डिजाइनिंग कैसे की जाती है। देखिए, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर डिजाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को नहीं पता होता है, तो हम लोग उसको कैसे एनालिसिस करेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि डिजाइनिंग स्टेप में आप क्या करते हैं कि जब आप डिजाइन करते हैं तो किसी चीज़ को बहुत सारी वैल्यू वहाँ पे क्या होती है, माननी पड़ती है। और बहुत सारी ऐसी वैल्यू होती है जो आपको IS कोड 456 2000 का यूज करना पड़ता है। IS कोड 456200 इसका भी यूज करना होगा। तो आप IS कोड भी आपको देखने आना चाहिए कि उसमें कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जिसे हम देख के अपने डिजाइनिंग स्टेप को कंप्लीट कर सकें। उसमें अभिकल्पन होता है, वो डिजाइनिंग स्टेप जो है वो अभिकल्पन है, उसको आप मान कर सकते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, आप उस एनालिसिस के रिगार्डिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानिए। अगर आपका स्ट्रक्चर फेल होता है तो आप नीचे ये लिख सकते हैं कि अतः हमने जो मान माना है उस पे ये हमारा डिजाइनिंग फेल हो रहा है, अतः कुछ और भी वैल्यू मानने पे हमारी डिजाइनिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो क्लियर है। तो हम लोग इसमें देखते हैं डिजाइनिंग स्टेप ऑफ वन वे स्लैब बाय द लिमिट स्टेट मेथड कि विद द हेल्प ऑफ लिमिट स्टेट मेथड कैसे वन वे स्लैब की डिजाइनिंग की जाती है। तो पहला स्टेप देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो है आपका अभिकल्प स्थिरांक। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, अभिकल्प स्थिरांक। अब देखिए, अभिकल्प स्थिरांक में क्या होगा कि कुछ वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होंगी। फॉर एग्जांपल हम लोग मानते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि m ग्रेड दिया होगा, ठीक है, और आपका Fe ग्रेड दिया होगा कि यहां से क्या होगा। अगर m ग्रेड दिया हुआ है इट मींस मिक्स ऑफ कंक्रीट, एंड Fe ग्रेड दिया हुआ है तो ये स्टील का ग्रेड दिया हुआ है। तो यहां से क्या निकल जाएगा, m ग्रेड से आपका FCK की वैल्यू निकल जाएगी और Fe ग्रेड से क्या हो जाएगा, Fy की वैल्यू। इसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से ये वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखिए, अगर Fy आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ IS कोड से कि अगर ग्रेड लिखा हुआ है तो यहां से XU मैक्स की वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इन टर्म ऑफ D। इन टर्म ऑफ D के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, पहले ही वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं XU मैक्स की वैल्यू कितनी होगी। क्या होता है, अगर 250 होता है, अगर Fy की वैल्यू 250 है तो XU लिमिटेड की 0.53D होती है। अगर उसकी वैल्यू 415 है क्या होगी, 0.48D होती है XU मैक्स की वैल्यू। और अगर 500 Fe ग्रेड दिया हुआ है तो XU मैक्स की वैल्यू जो होती है वो 0.46D यही तो होता है। क्लियर है। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, XU मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और इसी में हम लोग M ग्रेड की सहायता से परसेंटेज ऑफ स्टील भी टेबल से फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर, परसेंटेज ऑफ स्टील भी फाइंड आउट कर लेंगे इन इसके अनुसार, और इसी के अनुसार XU मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और इसी के अनुसार हम लोग MU लिमिटेड का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। और MU लिमिटेड का मान अगर फॉर एग्जांपल Fe 415 दिया हुआ है तो इसके लिए क्या होता है, 0.138 BD स्क्वायर FCK। क्लियर है, 0.138 BD स्क्वायर FCK। अगर 500 दिया हुआ है तो MU लिमिटेड का मान होगा 0.133 BD स्क्वायर FCK। और अगर 250 दिया हुआ है तो 0.149 BD स्क्वायर। अगर 250 दिया हुआ है तो 0.149 BD स्क्वायर FCK। तो यहां से हमें क्या निकल जाएगा, इन दो वैल्यूओं से हमें XU मैक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ D, देन परसेंटेज ऑफ स्टील, देन MU यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपका पहला स्टेप होगा, डिजाइनिंग स्टेप का ये पहला स्टेप होगा कि अगर M ग्रेड दिया हुआ है और Fe ग्रेड दिया हुआ है तो यहां से हम लोग तीन चीजें अकॉर्डिंग टू टेबल फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। चलते हैं दूसरे स्टेप में। देखिए, नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसका क्या होगा, भार व बंकन गुण, लोड एंड बेंडिंग मोमेंट हम लोग सेकंड स्टेप में फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, इसके जस्ट पहले लेक्चर में जब हम आपको वन वे स्लैब पढ़ाए हैं तो वहां पे एक लाइन कही गई है कि स्लैब की दिशा में
1 मीटर की हमेशा क्या ली जाती है, उसकी लंबाई में 1 मीटर की एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ से आप 1 मीटर की एनालिसिस मान लेंगे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला यूज होगा विक्षेप नियंत्रण के लिए, यानी डिफ्लेक्शन नियंत्रण के लिए आप एक यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। डिफ्लेक्शन के नियंत्रण के लिए क्या होता है, पार्ट अपॉन गहराई आर इक्वल टू 20, या गहराई इक्वल टू क्या हो जाएगा, या इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं कि गहराई जो होगी उसकी वो क्या हो जाएगी, पार्ट यानी कि स्पैन अपॉन 20। ठीक है, तो यहां से हम लोग कर लेंगे। और यहां से अब देखिए, यहां से हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगी, तो उसकी गहराई जो होगी, अब उसकी गहराई को एग्जैक्ट करने के लिए हम एमएफ जो होगा उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि जो आपकी स्लैब की क्या होगी, गहराई होगी, वो क्या हो जाएगी, पार्ट अपॉन 20 इंटू एम एफ की वैल्यू 1.6, हम लोग टेबल से कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.6 लगा देते हुए। तो यहां से क्या होगा, हमारी स्लैब की क्या मिल जाएगी, गहराई मिल जाएगी। अब जब यहां से स्लैब की गहराई मिल गई तो हम क्या करते हैं कि लोड को कैलकुलेट करने के लिए, अब देखिए यहां पर क्या होगा, दो प्रकार के लोड हो सकते हैं, एक उसका डेड लोड होगा और एक उस पर लाइव लोड होगा। यानी कि उसका एक स्वयं का भार होता है, हम क्या करेंगे उसके स्वयं के बारे में, सेल्फ लोड को एनालिसिस करते हैं। अब लोड कैसे निकालेंगे, हम निकाल करते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा करते हैं, उसमें 25 का गुणा कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एक जो आपका मीटर क्यूब होता है उसमें आपका जो कंक्रीट का भार माना जाता है वो 2500 केजी पर मीटर स्क्वायर माना जाता है। ठीक है, और यहां से हमने लोड को एनालिसिस कर लिया। देन यहां पर जो आपका लाइव लोड लगेगा वो हम कर लेंगे। तो यहां से इन दोनों लोडों को क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो यहां से टोटल भार जो आएगा वो आपको कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए याद करिएगा, हम लोग कभी भी लिमिट स्टेट मेथड में इन टोटल भारों का एनालिसिस नहीं करते हैं। इन भार को हमको किस में कन्वर्ट करना होता है, फैक्टोरेड लोड में। तो यहां भी समझते हैं कि हमें इस लोड को अभिकल्प भार, इट मींस फैक्टोरेड लोड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल लोड इनटू गामा एफ। ठीक है, और गामा एफ की वैल्यू लोड और डेड लोड के लिए होता है 1.5। क्लियर है, तो जो ये टोटल लोड आया है इसमें हम लोग 1.5 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभिकल्प भार में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस फैक्टोरेड लोड में आपका वह टोटल भार किसमें हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, उसकी टोटल की टोटल फैक्टोरेड लोड मिल जाएगा। क्लियर है, तो फैक्टोरेड मिल जाने के बाद अब देखिए यहां से क्या हुआ, हम लोग भार के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग बंकर आघूर्ण पढ़ते हैं। तो लोड हो गया। अब जब लोड हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम जानते हैं कि यदि कोई स्लैब अगर सिंपली सपोर्टेड है तो वहां पे जो उसका आघूर्ण होगा, इसे हम लोग एमडी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, WL²/8। क्लियर है, सिंपली सपोर्टेड अगर है तो जो उसका मूवमेंट होता है वो WL²/8 होता है। अगर कैंटिलीवर है तो क्या होता है, WL²/2। क्लियर, तो WL²/2 वो कैंटिलीवर के लिए और WL²/8 ये सिंपली सपोर्टेड के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये लोड है ये आपका टोटल लोड नहीं है, ये क्या है, आपका फैक्टोरियल लोड है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका फैक्टोरियल लोड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल लोड होता है उसमें गामा एफ का मल्टीप्लाई, और गामा एफ की वैल्यू कितनी बताया, 1.5। क्लियर है, तो यहां से आपका बंकन आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बंकन आघूर्ण जब प्राप्त हो गया तो थर्ड स्टेप हम लोग क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्रभावी गहराई। ठीक है, तो थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, प्रभावी गहराई, इफेक्टिव डेप्थ इसको बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ। अब देखिए इफेक्टिव डेप्थ कैसे फाइंड आउट होगा, अभी हम लोग क्या होता है, पहले स्टेप में हम लोग MU लिमिटेड का मान निकालते हैं अकॉर्डिंग टू टेबल। अब ये कैसे निकलता है, वो FE कंडीशन पे निकलता है। अगर FE की कंडीशन 415 है एग्जांपल माना जाए, कितनी हो जाएगी, 0.138 BD² FCK। तो इस 0.138 BD² FCK की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इस MD के मान के बराबर कर देंगे। जब इस MD के मान के बराबर करते हैं तो यहां से हमें D की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। क्लियर है, यहां से हमें D की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहां से प्रभावी गहराई का मान प्राप्त हो जाता है।
तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका होगा, अब हम लोग क्या करते हैं, गहराई निकल गई तो अब हम लोग इस्पात के बारे में, इट मीन रेनफोर्समेंट के बारे में समझते हैं। तो इन 3 स्टेप, पहला स्टेप क्या हुआ, हम लोगों ने वहां से क्या निकाले हैं, पहले स्टेप में एक्सयू का मान निकाले हैं, देन परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते हैं और एमयू लिमिटेड का मान निकालते हैं अकॉर्डिंग टू टेबल या जो भी ग्रेड दिया होता है, M20 दिया हो एग्जांपल के रूप में या FE दिया हो जो भी 450 215। तो यहाँ से सेकंड स्टेप में हम लोग लोड के बारे में निकालते हैं, मोमेंट के बारे में निकालते हैं और थर्ड स्टेप में जो आपका प्रभावी करेगा इट मींस डी का मान निकालते हैं और आपका नेक्स्ट स्टेप चलता है प्रबलन इस्पात। क्लियर। तो यहां से ये देखते हैं फोर्थ स्टेप जो है वो आपका प्रबलन इस्पात के बारे में सर्च करते हैं। अब देखिए, अब यहां से आपको एक चीज समझना है कि जो इस्पात देते हैं हम लोग किसी भी वन वे स्लैब में, तो हम लोग 2 प्रकार के इस्पात प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सा, इससे पहले हमने बताया, एक होता है आपका मेन बार होता है और एक क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड बार होता है। आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड बार होगा। अब देखिए, मेन बार हमेशा कहां दिया जाता है, हमेशा इसे हम लोग शॉर्टर स्पैन में देते हैं। क्लियर है, हमेशा कहा देते हैं शॉर्टर स्पैन देते हैं और वितरण जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है वो उसके अपोजिट साइड में दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो इस्पात की बात करेंगे, हम लोग दोनों इस्पात के बारे में बताएंगे कि मेन रेनफोर्समेंट कैसे निकाला जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफोर्समेंट कैसे निकाला जाएगा। क्लियर है, तो आराम से देखिए, परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप स्टेप आपको याद होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आप इस बीम की डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें कंक्रीट कितनी आएगी, रेनफोर्समेंट कितना आएगा, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, यही सब आपको डिजाइनिंग स्टेप में करने होते हैं। तो हम लोग उसकी गहराई निकाल लिए हैं, उसकी चौड़ाई पता हो गई है हमें। तो यहां से अब देखेंगे गहराई और चौड़ाई अगर पता हो गई तो अब हम लोग किसी भी स्लैब बता इसमें क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट का प्रयोग करते हैं। तो उन रेनफोर्समेंट को हम लोग यहाँ समझते हैं कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तनन इस्पात मेन बार के लिए आप क्या निकालेंगे, आप एक्सयू निकालते हैं। एक्सयू इक्वल टू होता है 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK इंटू बी, उसकी चौड़ाई। तो यहां से जो आपकी एक्सयू की वैल्यू आ जाएगी, ये एक्सयू की क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस से उसकी दूरी है, तो ये एक्सयू की जो वैल्यू आएगी वो इन टर्म ऑफ AST के टर्म में आएगी। वो किसके टर्म में आएगी, इन टर्म ऑफ AST। और यही क्या है, एरिया ऑफ स्टील। यही क्या है, एरिया ऑफ स्टील। क्लियर है, यही है आपका एरिया ऑफ स्टील। क्लियर। तो एरिया ऑफ स्टील हम लोग वहां से फाइंड आउट कर लिए, एक्सयू की वैल्यू इन टर्म ऑफ AST के टर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फिर क्या निकालते हैं, यहां से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 होते हैं, लेकिन इसमें आपको एरिया ऑफ स्टील वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर जाएगा 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU। अब देखिए, इसी XU की वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जाता है और यहाँ पे भी AST है और इस MU का मान हम लोग MD के मान के बराबर कर देते हैं। और MD का मान क्या होगा, आप फाइंड आउट करते हैं किससे, WL²/8 से। तो ये MD का मान MU के मान से बराबर होगा, तो यहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाता है AST, इट मींस एरिया ऑफ स्टील कितना होगा मेन बार का। तो यहां से अब हम लोग मान लेते हैं कि इतना अगर हम लोग रेनफोर्समेंट है, अगर उसमें इतने डाया का, फॉर एग्जांपल AST है, ये निकल गया। अगर हम लेट कर लें कि 12 mm डाया का अगर छड़ी यूज किया जाए तो इसको हम लोग स्मॉल AST1 मान लें, तो नंबर्स ऑफ बार निकालने के लिए क्या होगा, नंबर्स ऑफ बार इक्वल टू टोटल AST अपॉन सिंगल बार का स्मॉल AST। तो यहाँ से नंबर्स ऑफ बार फाइंड आउट हो जाते हैं कि कितने बार वहां पर होंगे। अब इन बारों को एक निश्चित अंतराल पर दिया जाता है, तो उसके अंतराल के लिए भी आपको समझना है कितना अंतराल होगा। तो स्पेसिंग के लिए 2 चीज यूज करनी होती है, एक 3D यूज करना होगा और एक होगा आपका 300 mm। और ये D क्या है, डाया ऑफ द रेनफोर्समेंट। ये D क्या है, डाया ऑफ रेनफोर्समेंट की वह छड़ कितने। अब इन दोनों में जो मिनिमम होगा उसी को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है, तो अब चलते हैं। अब देखिए, ये हो गया मेन रेनफोर्समेंट। अब अगले, अब देखिए लिखते चलिए, साथ में लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम फॉर्मूले लिख रहे हैं तो आप साथ में लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो यहां से अब हम बात करते हैं, देखिए मेन बार की बात हो गई, तो अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बार की। क्लियर है, मेन बार की बात हो गई, तो यहां से बात करते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट, वितरण। वितरण इस्पात की बात करते हैं, तो वितरण इस्पात क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड बार होता है। तो आपको सिंपल सी बात पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड बार होगा वह कितना लिया जाता है, तो जो खंड का, स्लैब का जो खंड है आपका, उसका कितना लिया जाता है,
0.12% से 0.5 और 0.15% से 0.15% तक हम लोग ले लेते हैं। हम मान लेते हैं इसमें से जो भी मानना हो। अब देखिए यहाँ से अगर आप जो भी मानते हैं, ये थोड़ी सी डिजाइनिंग क्या हो जाती है, चेंज होती है, आपको घबराने की बात नहीं है। तो 0.12% अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ से AST निकल जाता है किसका, वितरण इस्पात। क्लियर है। तो इसके लिए भी क्या होता है, ये भी एक निश्चित अंतराल पर दिया जाएगा। तो इसके भी स्पेसिंग के लिए क्या किया जाएगा, स्पेसिंग के लिए होता है 5D और दूसरा होता है 450 mm। तो इन दोनों में जो आपका मिनिमम होगा, इन दोनों में जो आपका मिनिमम होगा वही हम लोग उतनी ही स्पेसिंग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, स्टेप नंबर 5, अपरूपण की जांच यानी कि शियर की जांच करते हैं। तो शियर की जांच करने के लिए ये एक डिजाइनिंग स्टेप लिखी हुई है शियर के लिए स्पेसिफिक। तो क्या होता है, पहला जो होता है आपका वो VU होता है, वो भार के लिए क्या होता है WL/2। तो W यहाँ पे क्या, देखिए ध्यान से, फिर ये W टोटल लोड नहीं है, यहाँ पे ये W क्या है, ये आपका फैक्टोरेड लोड है। फैक्टोरेड लोड इक्वल टू क्या होता है, टोटल लोड इनटू गामा F। और ये जो L है वो आपका वो स्पैन है, तो स्पैन की कितनी चौड़ाई थी, तो यहां से ये हम लोग भार निकाल लेते हैं। सेकेंड स्टेप क्या चलते हैं, ये हमारा आपका नामन अपरूपण यानी कि नॉमिनल शियर। तो नॉमिनल शियर इक्वल टू होता है टाउ V इक्वल टू VU अपॉन BD। तो VU आप यहाँ पहले से फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी भी यूनिट होती है न्यूटन पर mm करती है। थर्ड स्टेप क्या होता है, यहां से हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेते हैं, और परसेंटेज ऑफ स्टील और दो ग्रेड की सहायता से हम लोग टेबल की सहायता से सारी जो भी आप टेबल देख लेते हैं, उससे आप 15.1 टेबल या जो भी IS कोड देखना चाहते हैं, इस दोनों की सहायता से हम क्या करते हैं, टाउसी निकाल लेते हैं। क्लियर। उसके बाद टाउसी निकालने के बाद ये चेक किया जाता है कि टाउसी का मान टाउवी के मान से कम है या ज्यादा। तो ये दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये बनती है कि टाउसी इज ग्रेटर देन टाउवी, यानी कि टाउसी का मान टाउवी के मान से ज्यादा है, तो क्या होगा, हमें प्रबलन की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर। अगर ये कंडीशन होगी तो इसमें प्रबलन की आवश्यकता नहीं होगी, और ये कंडीशन होती है तो यहां पर आवश्यकता क्या होती है, क्लियर। तो ये आपका यहां से हम लोग शियर की जांच कर लेते हैं। उसके बाद आपका पूरा डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम लोग एक और लास्ट स्टेप करते हैं, जो भी हम डिजाइनिंग किए हैं उसी के बेस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप आपका जो आ जाएगा सर 6, वो क्या आ जाएगा, डायग्राम आ जाएगा। तो डायग्राम में हम लोग उसको दिखा लेते हैं कि कैसे आपका मेन बार होगा, कितना आपका डिस्ट्रीब्यूटेड बार होगा, उसकी लेंथ कैसे है, उसमें कॉलम कैसे दिखाई देंगे। तो ये हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एनालिसिस कर लेते हैं, जो भी पूरा अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है। तो आपको अगर स्टेप क्लियर है तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप स्टेप बाय स्टेप क्या करिए, किसी भी स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। क्लियर। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो वहां से और भी ज्यादा पॉइंट आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।